हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। वो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब बैटरी का और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे जो स्कूटी है या बैटरी रिक्शा है या वो फोटोलाइटिक सेल वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये चैप्टर आपको बताएगा कि किस तरीके से केमिस्ट्री का रिलेशन जो है ना हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ इस नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कि भाई इसमें दो चीज़ें जो है ना, दो वर्ड आपके सामने दिख रहा है। एक तो ये है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और दूसरा है केमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पे केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। इसका कन्वर्सन हो रहा है। तो इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी केमिकल एनर्जी में चेंज करना है और कभी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना। एक चीज़ ये ध्यान रखना है हमेशा इस बात को कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उससे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है तो ये ऑटोमेटिकली होता है। मतलब कहने का ये कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि नेचर में यानी प्रकृति में वो अपने आप चलता है। और अगर मान लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई करके और कोई केमिकल चेंजेस करना पड़ता है तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है ये? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। मतलब हम बाहर से किसी काम को कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई करके और तब किसी केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और वहाँ पे उस एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका समझिए क्या कर रहा है, वो मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई से कोई केमिकल चेंजेज होता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है। अब जब ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को जो सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था वो कौन था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा जी। उसी के नाम पे वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वोल्ट, जिसके बारे में आप जानते हैं पहले से। फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वो एलन बार्ड है। तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक रसायन की वह शाखा है इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए केमिकल एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ये एक संबंध हम लोग देखते हैं किसके बीच में, यानी वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच का जो एक संबंध है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ इंटर कन्वर्जन एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जो भी एनर्जी इसमें जनरेट होगा, चाहे वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इन डजेंट मैटर कि वो कौन सा एनर्जी है, लेकिन इंटर कन्वर्जन कर रहा है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। तो इसी को कहते हैं इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे में अदला बदली करने का काम। और इसके बीच में क्या रिलेशन बनता है उसी रिलेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि रिडॉक्स का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा जगह है, जैसे रिडॉक्स जो आपका है तो ये दो वर्ड है, रिड और ऑक्स, यानी रिडक्शन और दूसरा होता है इससे ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। और दोनों साथ ही साथ अगर चलता रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रियाएं जब दोनों साथ साथ होती है तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स, या ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
एनीवे तो ये आज ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर हम देखें कि वैद्युत चालकता के आधार पे अगर हम किसी भी पदार्थ को जो डिवाइड करते हैं, वो डिवीज़न जो है आपको 3 प्रकार से हम सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। फिर से हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जो दो सब्सटेंसेज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, मतलब वो पदार्थ जिसके थ्रू हम बिजली यानी विद्युत धारा को हम पास कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, जितने भी मेटल्स होता है, जितने भी धातु होते हैं, उन तमाम धातुओं के अंदर में क्या होता है, बिजली पास हो जाती है भाई, बहुत आसानी से पास होती है। और इस तरह के कंडक्टर को मेटालिक कंडक्टर कहते हैं, यानी धात्विक चालक कहते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है कि धातु में जो चालकता होती है वो किसके कारण होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और दूसरा जो आपका है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है क्या, कि ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा विलयन जिसमें हम केटायन और एनायन को देखते हैं, तो उस विलयन के थ्रू भी हम क्या देखते हैं कि कंडक्शन का काम हो जाता है। तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसके कारण हुआ, ड्यू टू आयंस, ड्यू टू आयंस। सेकेंड जो हम देखते हैं इंसुलेटर, तो इंसुलेटर दो सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ऐसे पदार्थ जिसके थ्रू हम विद्युत धारा पास नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, वुडन ब्लॉक एट्सेट्रा आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बेस्ट अगर हम देखें इंसुलेटर, वो क्या है, रबड़ है। रबड़ इज़ द बेस्ट इंसुलेटर, इससे अच्छा इंसुलेटर नहीं होता। और इधर आपको अगर सबसे बेस्ट अगर माना जाए कि बेस्ट जो है सबसे अच्छा क्वालिटी का अगर माना जाए कि मेटल में, तो सिल्वर एंड गोल्ड है। क्या है, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये आपको इंसुलेटर की बात होगी। अगला हम देखते हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है कि हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी ये ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर में जो वैद्युत चालकता की बात करें या चालक की बात करें, तो वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, इन दोनों के बीच का होता है। मतलब वो समझ लीजिए कि सेमी कंडक्टर, इसको हम हिंदी में अर्धचालक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, इसको कुचालक कहते हैं, इसको अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक का मीनिंग ही होता है कि या तो कभी वो इंसुलेटर की जैसा दिखेगा या कभी वो कंडक्टर की तरह से भी दिखेगा। तो ये दोनों के बीच की चालकता को दिखाने का काम करता है। बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और भी होता है आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम वगैरह भी होता है। तो ये जो है दोनों के बीच का चालकता है। तो सेमी कंडक्टर को फर्दर जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा, एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर और इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर, जो आप इसको फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में भी पढ़े होंगे। तो एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर जो होता है वो फर्दर जो है ना डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपको मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे हमने सब्सटेंस को डिवाइड किया। अब हम लोग देखते हैं जो आपके चैप्टर में पहले स्टार्टिंग है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह के बारे में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल जो है ना, इसको हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे पिक्चर बना करके, पिक्चर के सहारे इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो गैल्वेनिक सेल या इसी को हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, और दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल, इसको याद रखिएगा, गैल्वेनिक या वोल्टाइक, ठीक है, ये वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल में अगर हम सपोज कीजिए कि जिंक या कॉपर का सॉल्ट ले लेते हैं, यानी उसका अगर हम कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लें, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को या ऐसे गैल्वेनिक सेल को क्या कहते हैं, हम डैनियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डैनियल सेल। याद रखिएगा कि जब हम जिंक आयन और कॉपर आयन एज ए सोल्यूशन ले लें, या हम जिंक रॉड और कॉपर रॉड का यूज़ करें, तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल को या इस तरह के आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं। याद ये भी रखना है कि डैनियल सेल या मतलब कि जो गैल्वेनिक सेल का जो मेन काम है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा जो टाइप बताया आपको ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई करके हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी केमिकल चेंजेज या केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो ये दो तरह की बात हो गई, एक गैल्वेनिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ये दोनों ही टाइप जो है ना आपको क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि गैल्वेनिक सेल ऑलवेज चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा और उसकी सप्लाई करेंगे और फिर उसमें हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, यानी केमिकल चेंजेज होगा जिससे हमको केमिकल एनर्जी मिलेगा। अब आप समझिए कि जैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल में हम याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, हर कोई आजकल मोबाइल का यूज़ कर रहा है। तो उस मोबाइल के अंदर में आप देखते हैं बैटरी है, बैटरी चार्ज होता है, पूरे दिन आपका चलता है। तो पूरे दिन चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है और आपको दिन भर आपने सारे एप्लीकेशन उसमें किया और उसके बाद जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है, बैटरी बिल्कुल बैठ जाता है, फिर आप क्या करते हैं, उसको बैटरी को चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के टाइम पे क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके घंटा 2 घंटा जितना देर भी होता है आप उसको लगाए रहते हैं चार्ज में। फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें सप्लाई हो करके और उसके बैटरी के अंदर में केमिकल चेंजेस या केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया तो आपने क्या देखा, जब चार्ज में लगाया तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से काम कर रहा है, और जब वो चार्ज का फिर मतलब जब बैटरी चार्ज हो जाता है और फिर पूरे दिन अगर उसको हम कंज्यूम करते हैं तो वो एक तरह से एक गैल्वेनिक सेल की तरह से भी काम कर, वो एक तरह क्या है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। लेकिन स्टार्टिंग में जो इसको तैयार किया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बिल्कुल ओपन सिस्टम में, तो इसको हम लोग फिगर से इसको समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि किस तरीके से स्टार्टिंग में जो है ना हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप सो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, क्या कहते हैं इसको, वैद्युत रासायनिक सेल। ये एक तरह का एक सेटअप है, एक जिसमें 2 कंटेनर लेते हैं, इन दोनों कंटेनर के अंदर में हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, और ये एक कंटेनर में जिंक का सॉल्यूशन लेते हैं, दूसरे कंटेनर में कॉपर का सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये आपको एक्चुअली में ये जिंक सल्फेट का घोल लिया, जिंक सल्फेट का घोल है, और ये आपका कॉपर सल्फेट का घोल है। तो किसी भी सॉल्ट को अगर हम उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसका विलयन तैयार करते हैं, तो वो जिस मेटल का सॉल्ट है वो मेटल आयन में और बाकी एनायन के फॉर्म में, यानी केटायन और एनायन के फॉर्म में टूट जाता है। तो ओवरऑल इसके अंदर में जिंक आयन और इसके अंदर में कॉपर आयन आपको दिख रहा है जैसा आप पिक्चर बनाए होंगे। और जिस मेटल आयन को लेते हैं यहाँ, इसमें जिस मेटल का सॉल्यूशन लेते हैं, जिस मेटल आयन का सॉल्यूशन यहाँ, और उसी का एक क्या करते हैं इलेक्ट्रोड डालते हैं, यहाँ पे भी जिस मेटल आयन का सॉल्यूशन लिया उसी का इलेक्ट्रोड यहाँ पे भी डालते हैं। तो यहाँ पे जिंक रॉड डाला और वहाँ पे कॉपर रॉड डाला, तो जिंक रॉड जो है एक्ट एज ए एनोड, और यहाँ पे कॉपर जो है काम कैसे करता है, वो कैथोड की तरह से काम करता है। तो जिंक जो है निगेटिव और कैथोड जो है आपको पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों रॉड को क्या करते हैं हम, एक एक्सटर्नल वायर से, मतलब मेटालिक वायर से क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं, और दोनों सॉल्यूशन को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। अब इसमें हम लोग या कभी कभी इसको याद रखना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसके लिए जो है ना ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे लोन का मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट साइड में जो भी कंटेनर होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और
वो एनोड कहलाएगा और उस पर निगेटिव चार्ज कहलाएगा। तो याद रखना है ये चीज़। जैसे आपको अगर ये ऐसे भी याद रख सकते हैं पैनिक करके, मतलब कहने का क्या हुआ कि जो आपका जो ये क्या कहते हैं पॉजिटिव एनोड और निगेटिव इन कैथोड, तो ये दूसरे कंडीशन में हो जाता है। लेकिन इसको अभी हम लोग नहीं समझे, पहले जो है ना इसको देखते हैं कि जैसे आपको एनोड जो आपका यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है और कैथोड जो आपका है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही इसको कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और वो जिंक से कॉपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं ना कि जिधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट का फ्लो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी उसकी उल्टी दिशा में चलती है। तो इस तरीके से जो ना यहाँ पे अगर देखें कि जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर से जिंक की ओर जो होता है वो करंट का फ्लो हो जाता है। जब इसको दोनों सॉल्यूशन, दोनों कंटेनर के अंदर में जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, अगर हम 1 मोल प्रति लीटर ले लेते हैं, कितना 1 मोल पर लीटर इधर ले लेते हैं, अगर 1 मोल पर लीटर इधर ले लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इससे जो पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव जो है अगर जनरेट होता है वो 1.1 वोल्ट का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.1 वोल्ट का। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कब होगा, जब ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब आपका दोनों कंटेनर में जब हम सोल्यूशन अगर 1 मोल ले लेते हैं तो उस कंडीशन में जो है ना इसका जो वोल्टेज होता है वो 1.1 वोल्ट आपको दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर यही चीज़, इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर हम प्रूफ करें तो ये 3 फिगर हमारे सामने हैं। इस तीनों फिगर को जो ना अगर देख लें तो मतलब कि ये ध्यान रखना है कि अगर हम इस तीनों फिगर में सेम टू सेम जो है ना आपको ये पिक्चर तैयार है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यानी जो डैनियल सेल्स है, जो स्पेशली आपको मैंने क्या कहा कि डैनियल ने क्या किया था कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो है ना आपको जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया था, जिंक आयन और कॉपर आयन का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है ना किसी भी टाइप का हो सकता है, तो उसके लिए जो है ना ये तीनों सेटअप को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने तैयार किया है, यानी जो डैनियल सेल हमने तैयार किया है, यहाँ पे हमने ठीक वैसी सेटअप है। ये जो ब्लैक कलर से जो आपको दिखाया गया हुआ है ये एक्सटर्नल सोर्सेज है। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब होता है कि बाहरी जो है हमने क्या किया इसमें मतलब कि वो मतलब करंट का सप्लाई किया और वो एक्सटर्नल जो है ना पोटेंशियल या एक्सटर्नल एनर्जी जो है हमने जो इसमें सप्लाई किया वो 1.1 वोल्ट से लेस अगर करते हैं। और यहाँ पे ये रियोस्टेट है। ये रियोस्टेट का मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको हम थोड़ा आगे पीछे करके हम इसको वेरी करा सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे एक के जो केस है कि 1.1 वोल्ट से ई एक्सटर्नल अगर लेस हुआ तो कंडीशन तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा कि इसमें दिखाया गया हुआ है। क्या है, जैसे आपको जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और उसके बाद जो है ना करंट का फ्लो जो होगा वो कॉपर से एनोड मतलब जिंक की तरफ होगा। ये ध्यान रखना है। कब, जब ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, कॉपर टू जिंक होगा। इन केस जैसे हम सेकंड केस में यानी बी वाला केस में देखते हैं कि अगर हमारा स्टैंडर्ड जो आपका पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, अगर इस वोल्ट से ई एक्सटर्नल बिल्कुल इक्वल हो, दोनों बराबर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको करंट का फ्लो भी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा। तो जिंक से कॉपर की ओर जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो नहीं होता है और उधर कॉपर से जिंक की ओर करंट का फ्लो भी नहीं होता है, यानी यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी 0। उसके बाद थर्ड यानी सी वाला केस में अगर देखा जाए तो इन सी वाले केस में हम देखते हैं तो क्या होता है कि ई एक्सटर्नल जो हम क्या कर लेते हैं वो हमारा 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो 1.1 वोल्ट से अगर ज़्यादा हुआ तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सेटअप है इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। क्या मतलब कि यहाँ पे ये जो कॉपर है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ना स्टार्ट हो जाता है किधर, जिंक की ओर, और उसके बाद
करंट का जो फ्लो होता है वो जिंक टू कॉपर की ओर हो जाता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना आपका जो कॉपर रॉड है वो कॉपर रॉड जो है ना एनोड की तरह से काम करता है, और जो जिंक है वो आपको कैथोड की तरह से काम करने लगता है। मीन्स कि यहाँ पे कॉपर आपको निगेटिव हो जाता है और यहाँ पे कैथोड जो है ना मतलब जो आपका वो पॉजिटिव के फॉर्म में चला जाता है। तो ये रिवर्स हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक, बिल्कुल कॉपर से कहाँ जिंक की ओर आ रहा है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, जिंक टू कॉपर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना अगर हम देखें कि इसको जो है ना मतलब कि प्रूफ कर लिया गया कि अगर हम ई एक्सटर्नल को सब इसमें ऐड करते हैं यानी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो बिल्कुल वो उसके वोल्टेज के ऊपर में डिपेंड करता है। कब ये कहानी आपका कब चलता है, जब यहाँ पे हम वो सोल्यूशन जो है 1 मोल प्रति लीटर के हिसाब से यानी पर लीटर के हिसाब से अगर लेकर के चलते हैं। क्योंकि ये सारा सेटअप किसका है, वो डैनियल सेल्स का है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ई एक्सटर्नल जोड़ करके और इस तीनों कंडीशन को हम क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब बाकी इसके बाद जो है ना हम गैल्वेनिक सेल वगैरह के बारे में देखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू इसको वीडियो जारी रहेगा। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और जहाँ डाउट हो, जहाँ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर से जो है ना आप बात करके और इसको सॉर्ट आउट करते रहिए। थैंक यू सो मच।